हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर सीए डॉक्टर अमित खांडल। दोस्तों, लास्ट वाली क्लास में मैंने आप लोगों को जीएसटी के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई के बारे में बताया था और मैंने एक बात बोली थी कि भाई ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई है ना, अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो जीएसटी आपके लिए बहुत ही क्वाइट ईजी हो जाएगा, है ना। दोस्तों, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई में हम लोग सेक्शन 7 के बारे में पढ़ रहे थे, सेक्शन 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। तो एक बार मैं जो लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था, एक बार उसका फटाफट से आपको रिव्यू कर देता हूं, देन हम इस कॉन्सेप्ट को आज आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने आप लोगों को सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 पढ़ाया था, जिसमें ये लिखा है कि सप्लाई इंक्लूड्स का मतलब होता है दोस्तों इंक्लूसिव डेफिनेशन। इंक्लूसिव का मतलब ये होता है कि जो डेफिनेशन के अंदर लिखा है वो तो सप्लाई है ही, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें सप्लाई हो सकती है। तो जब जब इंक्लूड्स वर्ड आ जाता है, इसका मतलब डेफिनेशन कैसी हो गई, इंक्लूसिव। तो दो तरह की डेफिनेशन होती है जब भी आप किसी लॉ को पढ़ते हो, एक होती है इंक्लूसिव डेफिनेशन और एक होती है हमारी एक्सक्लूसिव डेफिनेशन। तो एक्सक्लूसिव डेफिनेशन जब आएगी तो वहां पर जो लिखा है बस उसे ही हम मानकर चलेंगे, लेकिन जब इंक्लूसिव डेफिनेशन आती है तो जो डेफिनेशन के अंदर लिखा है वो तो आएगा ही आएगा, और भी बहुत सारी चीजें उसके अंदर कवर्ड मानी जाती हैं। तो सेक्शन 7(1) के अंदर मैंने क्लॉज ए आपको पढ़ाया था, जिसमें ये लिखा है ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इसमें सभी तरह के जो फॉर्म होते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के, वो कवर्ड होते हैं। इसमें रेंट पर देना, बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज करना, लीज, ये सारी चीजें दोस्तों यहां पर क्या होती हैं, कवर्ड होती है। लेकिन इसमें कंसीडरेशन का होना जरूरी होता है ना। और ये सारे काम जो भी मैंने सेक्शन 7(1) में पढ़ाए हैं आपको, ये इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, राइट। इसके बाद 7(1)(b) में आ जाओ। 7(1)(b) क्या कहता है, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज नॉट गुड्स। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज नॉट गुड्स। जब आप सर्विस को इंडिया के बाहर से इंपोर्ट करोगे तो वो भी सप्लाई है, लेकिन दोस्तों यहां पर भी कंसीडरेशन का होना जरूरी है। लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप जब इंपोर्ट करते हो सर्विस को, तो चाहे वो आपके बिजनेस के लिए हो या ना हो, डजंट मैटर। इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है या नहीं है, डजंट मैटर। पूरे एंटायर जीएसटी में दोस्तों बस ये एक चीज याद रख लेना, 7(1)(b), जहां पर अगर आप सर्विस को लेते हो इंडिया के बाहर से, चाहे भले ही वो आपके बिजनेस के कनेक्शन में ना हो, तो भी दोस्तों उसको क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा, राइट। 7(1)(c) मैंने क्या बोला था कि एक शेड्यूल 1 है जिसमें कुछ एक्टिविटीज के नाम मेंशन्ड है, और ये वो एक्टिविटीज हैं दोस्तों जहां पर अगर कंसीडरेशन नहीं भी होगा, अगर कंसीडरेशन नहीं भी होगा तो भी सप्लाई माना जाएगा, तो भी क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा, राइट। तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों को कल वाली क्लास में पढ़ाई थी। इसके बाद हमने एक सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A। जो कल पढ़ा था वो तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 था, उसके 3 क्लॉज थे, ABC। लेकिन जो मैंने एक और सबसेक्शन पढ़ाया था, दैट इज 1A। 1A पता है क्या कहता है, 1A दोस्तों आपको सप्लाई के बारे में नहीं बताता। जो सबसेक्शन 1A है ना, वो आपको कभी भी सप्लाई के बारे में नहीं बताता। वो आपको ये बताता है कि कौन सी चीज को हम सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे और कौन सी चीज को हम सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे, कौन सी चीज सप्लाई ऑफ गुड्स है और कौन सी चीज सप्लाई ऑफ सर्विस है। और ये बात आपको शेड्यूल नंबर 2 में बताई गई है। ये जो बात है ना, ये आपको कहां बताई गई है, शेड्यूल नंबर 2 में। तो ये डेफिनेशन जो है, बेसिकली ये जो सप्लाई की डेफिनेशन है, ये तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो 7(1) में। 7(1)(a) तो बस ये कह रहा है भाई किसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलो और किसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलो, राइट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नींद नहीं आनी चाहिए क्लास के अंदर।
चलिए 7(1)(a) के बाद नेक्स्ट पॉइंट पर हम आ जाते हैं, और ये जो सेक्शन 7(1)(a) है भाई, ये क्या कहता है, ये क्या कहता है कि भाई कौन सी चीज को सप्लाई ऑफ गुड्स मानो और कौन सी चीज को सप्लाई ऑफ सर्विस मानो। ये बात दोस्तों मैं आप लोगों को शेड्यूल नंबर 2 के अंदर पढ़ाऊंगा। कहां पढ़ाऊंगा आपको? शेड्यूल नंबर 2 के अंदर। चलो जी, तो देखते हैं 7(1)(a) के अंदर जो बातें लिखी है वो तो अपन शेड्यूल 2 में पढ़ ही लेंगे। तो शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 ये सब मैं एक साथ बनवाऊंगा आपको। चलिए अब हम इसी डेफिनेशन का अगला पार्ट, दैट इज कॉल्ड सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 पर आते हैं। सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 पर आते हैं हम। ये क्या है भाई? सेक्शन 7 सबसेक्शन 2। अच्छा, इसके अंदर 2 क्लॉज हैं। ये जो सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 है ना, इसके अंदर दोस्तों 2 क्लॉज हैं, और दोनों क्लॉज मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। एक तो है हमारा क्लॉज ए, पहले लिख लो क्लॉज ए क्या है। एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन, एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड, एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3, एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3। इसके आगे और लगा के लिखना। एक इसमें क्लॉज बी भी है। क्लॉज बी में क्या लिखा है? सच एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय, such activities undertaken by central government oblique state government, such activities undertaken by central government or state government or any local authority or any local authority engaged as public authorities as may be notified by central government or state government, या केवल गवर्नमेंट लिख लो आप यहां पर, बाई गवर्नमेंट। और इसमें shall be treated neither as supply of goods, nor as supply of सर्विसेज। तो एक बार दोस्तों सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 को नोट कर लो, फिर मैं आपको डिटेल में समझाता हूं कि सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 क्या है। दोस्तों सेक्शन 7 सबसेक्शन जो 2 है वो आपको यह बताता है कि कौन सी चीजों को सप्लाई नहीं मानना है। अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे कि सप्लाई कौन सी चीज है, फिर आपने पढ़ा कि किसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलें, किसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलें। लेकिन जो तीसरा वाला पार्ट है इस डेफिनेशन का 7(2), उसमें यह लिखा है कि कौन कौन सी चीजों को सप्लाई नहीं माने। मतलब नेगेटिव लिस्ट, आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज बताई गई हैं जिन्हें आपको सप्लाई नहीं मानना है, नाइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नाइदर एज सप्लाई ऑफ सर्विस।
तो देखो 7.2 का पहला क्लॉज क्या बोलता है, एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3। दोस्तों मैं आपको शेड्यूल 1 पढ़ाऊंगा, उसमें तो मैं वो ट्रांजैक्शन पढ़ाऊंगा जो विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई माने जाते हैं। एक मैं आपको शेड्यूल 2 पढ़ाऊंगा जिसमें किसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोले, किसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोले, वो मैं आप लोगों को यहां पर पढ़ाने वाला हूं। और दोस्तों एक है हमारा शेड्यूल 3, उसमें मैं उन एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस के बारे में बताऊंगा जिन्हें आपको ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस मानना है, दोनों में से कुछ भी नहीं मानना है भाई, ठीक है। वो एक्टिविटीज कहां लिखी हुई हैं शेड्यूल 3 में। हो सकता है कि वहां पर आपको कंसीडरेशन नजर आ रहा हो, आपको बिजनेस का फर्दरेंस नजर आ रहा हो, डजंट मैटर माय डियर फ्रेंड्स। आप ना तो उनको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलो और ना ही आप उनको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलो। अच्छा, इसमें क्लॉज बी भी दे रखा है। क्लॉज बी में क्या लिखा हुआ है, एक्टिविटीज अंडरटेकन बाई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। मैंने आपको समझाया था ना लास्ट क्लास में कि कभी कभी गवर्नमेंट भी कुछ एक्टिविटीज करती है एज ए पब्लिक अथॉरिटी, दैट इज कॉल्ड सप्लाई। लेकिन दोस्तों एक बात कहना चाहूंगा, सप्लाई होना अलग बात है और उस सप्लाई पर जीएसटी लगे या ना लगे वो एक अलग बात है। तो लॉ ने बोला कि वैसे तो गवर्नमेंट अगर कोई भी एक्टिविटी करेगी एज अ पब्लिक अथॉरिटी तो हम उसको सप्लाई बोलेंगे, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जिन्हें गवर्नमेंट ने खुद नोटिफाइड किया है। क्या किया है, नोटिफाइड किया है। और वो जो एक्टिविटीज हैं जिन्हें गवर्नमेंट खुद क्या करती है, नोटिफाइड, उन्हें आपको सप्लाई नहीं मानना है। सर ये क्या मतलब है, कभी तो आप कहते हो सप्लाई मानना है, कभी आप कहते हो नहीं मानना है। अरे इतनी सारी चीजें जो भी गवर्नमेंट करेंगी वो सब सप्लाई हैं, लेकिन उन इतनी सारी चीजों में से कुछ चीजें गवर्नमेंट ने अपनी एक लिस्ट बनाकर उसमें नोटिफाइड कर दी कि भाई इनको छोड़कर, मतलब हम जो भी काम करें हमारी चीजों को भी आप सप्लाई मानो, लेकिन इस पूरी कंप्लीट एक्टिविटीज में से ये चुनिंदा ऐसी चीजें हैं भाई जिनको मत मानना। तो वो भी मैं आप लोगों को यहां पर आगे नोट्स में लिखवाऊंगा, पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। तो अगर देखा जाए दोस्तों, ये जो एंटायर डेफिनेशन है ये 7.2 पर आकर खत्म हो जाती है। 3 पार्ट में आपने डेफिनेशन को पढ़ा, 7.1, 7.1a और 7.2। 7.1 आपको डेफिनेशन का मेन पार्ट है जो कि इंक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव नहीं है, इंक्लूसिव है। 7.1a कहता है कि किसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलो, किसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलो, और 7.2 आपको यह कहता है कि ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस मानना है। तो ऐसे ये परिभाषा 3 पार्ट्स में है, ठीक है। 7.1, 7.1a और सेक्शन 7.2। चलो जी, बहुत बढ़िया। तो हमारा डेफिनेशन का जो बेयर एक्ट वाला पार्ट है जो लॉ के अंदर मेंशन्ड है दोस्तों, वो यहां पर खत्म हो जाता है, यहां पर उसका दी एंड हो जाता है। क्या हो जाता है, दी एंड। लेकिन अब मैं इस पूरे डेफिनेशन वाले पार्ट का, अब मैं आपको यहां पर इस पूरे डेफिनेशन वाले पार्ट का जो है वो करवाता हूं, एनालिसिस करवाता हूं। ये जो पूरा डेफिनेशन वाला पार्ट है ना, इसका मैं आपको क्या करवाता हूं, एनालिसिस। तो ये जो पूरा डेफिनेशन वाला पार्ट है इसका मैं आपको एनालिसिस करवाता हूं। तो आप लोग तैयार हो जाइए। चलो भाई, तो आप लोग यहां पर लिख लो एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब है मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा, मैं आपको बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा बताऊंगा जो इस बेयर एक्ट के साथ में आपको पढ़नी है, ताकि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, सारे पॉइंट आपके क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं, है ना। चलो एनालिसिस लिखते हैं यहां पर। ये जो पूरी डेफिनेशन है इसका हम क्या करेंगे, एनालिसिस।
और ये मैं हर चैप्टर में करने वाला हूं सेक्शन के साथ में। पहले सेक्शन लिखवाऊंगा क्या है लॉ में, फिर उसका एनालिसिस आप लोगों को करवाऊंगा। बहुत बढ़िया सर। चलो जी, एनालिसिस में आप सबसे पहले लिखोगे इंक्लूसिव डेफिनेशन। ये जो डेफिनेशन आपने यहां पर अभी पढ़ी है ना, ये इंक्लूसिव परिभाषा है। कैसी परिभाषा है ये? इंक्लूसिव परिभाषा, मतलब इंक्लूसिव डेफिनेशन है, राइट। दूसरा पॉइंट लिखोगे लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव। लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव। तो पहला पॉइंट आप लिखोगे इंक्लूसिव डेफिनेशन, और जो दूसरे नंबर का पॉइंट है वो आप लिखोगे द लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव। मतलब परिभाषा कैसी है? इंक्लूसिव है। ऐसा नहीं है कि जो लिखा है बस वही सप्लाई हो गया, और भी चीजें हो सकती है सप्लाई। तो जो लिस्ट है वो एग्जॉस्टिव नहीं है, उसमें और भी चीजें आ सकती है। जैसे आपने पढ़ा था ना, उसमें लिखा हुआ था सच एज, तो सच एज का मतलब है दिस इज ओनली एन एग्जाम्पल, राइट। अब हम यहां पर क्या करेंगे भाई, ये जो डेफिनेशन है इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सचेंज। आपने जब डेफिनेशन को पढ़ा था तो बताओ उसमें एक्सचेंज वर्ड आया था या नहीं आया था? तो हम एक बार एक्सचेंज वाले वर्ड के कुछ एग्जाम्पल्स यहां पर डिस्कस करेंगे। जैसे न्यू कार। न्यू कार हमने क्या कर ली भाई? परचेज कर ली। लिख लो, हमने न्यू कार खरीद ली, और ये न्यू कार हमने कितने की खरीदी है? 5 लाख रुपए की। 5 लाख रुपए की हमने नई कार खरीद ली। बहुत बढ़िया जी। मतलब सप्लाई हुई है इन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड कार विद मॉनेटरी कंसीडरेशन। ऐसा बहुत लोग करते हैं दोस्तों। आप जब नई कार खरीदने जाते हो ना, तो वो जो कार शोरूम वाले हैं वो आपसे पूछते हैं सर आपके पास पुरानी कार है क्या? हम आपको एक्सचेंज बोनस देंगे। एक्सचेंज बोनस मतलब आप अपनी पुरानी कार लाओ, पुरानी कार की हम आपको कीमत देंगे, साथ में कुछ एक्स्ट्रा बोनस देंगे, और हम आपको नई कार दे देंगे। उसके पैसे को हटाने के बाद बैलेंस पैसा आपको देना है। जैसे मैं कार खरीदने गया तो मुझे कार पड़ी 20 लाख रुपए की, तो मेरी जो पुरानी कार थी उसका कीमत उन्होंने लगाया 2 लाख रुपया, और मुझे एक्स्ट्रा 50,000 का बोनस दिया। तो मुझे 20 लाख में से 2.5 लाख कम कर दिए उन्होंने। तो मुझे कितने पैसे देने पड़े? 17,50,000 रुपए देने पड़े। दोस्तों बताओ यहां पर सप्लाई का वैल्यू क्या माना जाएगा? 20 लाख माना जाएगा या 17,50,000 माना जाएगा? 20 लाख। क्योंकि भाई जब आप नई कार खरीदने गए तो कंसीडरेशन जो आपको देना पड़ा उसके अंदर आपने पुरानी कार भरवा दी 2.5 लाख की, और 17,50,000 आपको नगद देने पड़े। तो कंसीडरेशन मॉनेटरी भी होता है और कंसीडरेशन नॉन मॉनेटरी भी होता है। सो दिस इज वेरी गुड एग्जांपल ऑफ एक्सचेंज। तो ये एग्जांपल इसलिए लिखवाता हूं भाई चीजें आपको क्या हो जाएं, याद हो जाएं। एक और एग्जांपल लिखो, एग्जांपल ऑफ बार्टर। जो बार्टर सिस्टम होता है ना, बार्टर वर्ड आया था कल डेफिनेशन में, उसका भी एक एग्जांपल लिखो। उसका भी एक एग्जांपल लिखो। जैसे डॉक्टर था, डॉक्टर, बहुत बढ़िया जी। और इधर कौन था जी? बार्बर। बार्बर समझते हो ना, जिसको हिंदी में देसी भाषा में नाई बोलते हैं। नाई क्या करता है? कटिंग वटिंग बना देता है ना। तो ये क्या हुआ जी, ये जो डॉक्टर साहब थे, ये डॉक्टर साहब इन बार्बर जी को क्या दे रहे हैं? मेडिकल कंसल्टेंसी। पेट में दर्द हो गया, सर में दर्द हो गया, पढ़ाई में मन नहीं लगता, काम में मन नहीं लगता, तो ये इनको देते हैं जी मेडिकल कंसल्टेंसी। चेकिंग वेकिंग करते हैं भाई कहाँ से दर्द हो रहा है, कैसे हो रहा है। और ये जो बार्बर भैया हैं, ये बार्बर भैया कट कर देते हैं
डॉक्टर्स हेयर, वैसे तो बहुत कम है हेयर, लेकिन जितने भी हैं लेकिन उनको कट कर देते हैं। तो दिस इज वेरी गुड एग्जाम्पल। ये बार्टर सिस्टम हो गया, इसमें पैसे नहीं लिए जा रहे, तू मेरा काम कर दे मैं तेरा काम कर दूंगा। अच्छा, आज से पहले बहुत प्राचीन काल की बात बता रहा हूं, पहले ऐसे ही होता था। जब पहले करेंसी नहीं होती थी, आदि मानव होते थे, तो वो ऐसे ही करते थे कि भाई तू मेरा ये काम कर दे, मैं इसके बदले में तेरा ये काम कर दूंगा, तू मेरा सर दबा दे, मैं तेरा सर दबा दूंगा। तो क्योंकि पैसा तो चलता ही नहीं था, तो पहले ऐसे करते थे लोग। लेकिन लॉ ने बोला कि अगर आज के युग में भी आप ऐसे करोगे तो हम तो उसको भी सप्लाई मानेंगे। तो आप इसके नीचे लिखो, इसके नीचे लिखो स्टार लगा के, मेडिकल कंसल्टेंसी। मेडिकल कंसल्टेंसी इज अ सप्लाई, मेडिकल कंसल्टेंसी इज अ सप्लाई ऑफ services. Medical consultancy is a supply of services by doctor. Medical consultancy is a supply of services by doctor. और डैश लगा के लिखना consideration for the hair कट बाई बार्बर। तो अगर डॉक्टर साहब ने मेडिकल कंसल्टेंसी दी है तो उसका कंसीडरेशन क्या है, बताओ उसका कंसीडरेशन क्या है? उनके बाल कटे तो उनको जो बाल कटने की सर्विस मिली वो उसका कंसीडरेशन है। अच्छा, आप अगर बार्बर से पूछो भाई तूने सर्विस दी बाल काटने की, तो तुझे कंसीडरेशन में क्या देना पड़ा, तुझे कंसीडरेशन में क्या मिला, सॉरी क्या मिला, तुझे मेडिकल कंसल्टेंसी मिली। तो कंसीडरेशन मॉनेटरी भी हो सकता है और कंसीडरेशन नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है। कंसीडरेशन दोस्तों किसी भी तरह का हो सकता है ना, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये दो एनालिसिस आपको याद रहेंगे। पहला तो क्या था भाई, इंक्लूसिव डेफिनेशन, और दूसरा है कि लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव। फिर मैंने आपको ये दो एग्जाम्पल करा दिए। अब आप यहां पर लिखोगे थर्ड नंबर का एनालिसिस, जो पॉइंट है इसमें लिखोगे लाइसेंसेस, 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 लीज, लीज एंड रेंटल्स। लाइसेंस बोलो, लीज बोलो, रेंटल्स बोलो, कवर्ड, कवर्ड अंडर, कवर्ड अंडर द सप्लाई ऑफ सर्विस। लाइसेंस, लीज एंड रेंटल्स कवर्ड अंडर द सप्लाई ऑफ सर्विस इन शेड्यूल 2। तो अगर कभी आपके क्वेश्चन में लाइसेंस वर्ड आ जाए, लीज वर्ड आ जाए, रेंटल वर्ड आ जाए, तो इन्हें आपको क्या बोलना है, सप्लाई ऑफ सर्विस। और इस पे लड़ाई मत करने लग जाना, क्योंकि ये शेड्यूल 2 का मैटर है। एंड यू नो वेरी वेल कि जो चीज शेड्यूल 2 में लिख दी उस पर अपने को दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चलो, पॉइंट नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, आया हुआ भी है पहले क्वेश्चन। तो पहले आप 4th नंबर का जो पॉइंट है एनालिसिस में उसको नोट कर लो। आर्ट वर्क, आर्ट वर्क सेंट बाई आर्टिस्ट, आर्ट वर्क सेंट बाई आर्टिस्ट टू गैलरीज फॉर exhibition. Artwork sent by artist to galleries for exhibition is not a supply. डैश लगा के लिखना, because no consideration
no consideration flows, because no consideration flows. But when only buyer select a particular artwork displayed at gallery, actual supply takes place। तो ये एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। देखो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, इसको लिखना मत, वैसे एग्जाम्पल है। एक बंदा है मिस्टर ए का, जयपुर का है, बहुत बढ़िया बंदा है जी, शानदार बंदा है ये। और इसका काम क्या है? ये है भाई साहब आर्टिस्ट, ये सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाता है, बढ़िया बढ़िया, बहुत शानदार क्या बनाता है? पेंटिंग्स। तो इसने क्या है जी, एक बहुत शानदार क्या बनाई? पेंटिंग बनाई। मैं तो देखो बचपन से यही बनाता आया हूं, इससे ज्यादा मेरे को नहीं आती है। तो ये पेंटिंग बनाई इसने, बहुत शानदार, ठीक है। यहां पर है दिल्ली, यहां पर क्या है? दिल्ली। ये जो दिल्ली है ना, यहां पर एक एग्जीबिशन लगने जा रही है, एग्जीबिशन। अब क्या हुआ कि जो जयपुर वाले मिस्टर ए हैं, इनको पता चला कि दिल्ली में एक एग्जीबिशन लगने जा रही है, तो इन्होंने अपनी उस पेंटिंग को उस एग्जीबिशन में भेजा, मतलब सेंड किया। पेंटिंग जयपुर से उठकर कहां जा रही है? दिल्ली। तो दोस्तों मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या ये सप्लाई है? नो। व्हाई? क्योंकि यहां पर कंसीडरेशन कहां है? यहां कौन सी अभी सेल हो गई? अरे अभी भी मालिक तो मिस्टर ए ही है उसका, ना अभी सेल हुई है, ना अभी ट्रांसफर हुआ है, ना अभी बार्टर हुआ है, ना एक्सचेंज हुआ है, ना कोई सर्विस है, ना कोई रेंटल है, ना कोई लीज है, कुछ भी तो नहीं है। तो ये सप्लाई कैसे मान लोगे? इसको सप्लाई मान ही नहीं सकते। डिपार्टमेंट कह रहा है नहीं तूने माल बेचा है, झूठ बोल रहा है, तू दिल्ली कैसे लेके गया पेंटिंग को? कि सर सच मानो, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं तो केवल वैसे लेके गया था, एवं ही कि एवं ही लेके गया था। तू मतलब पागल है, क्यों लेके गया था दिल्ली? कि सर वो एग्जीबिशन थी, नुमाइश हो रही थी, तो मैंने वह दिखाने के लिए ले गया था। कि अच्छा फिर क्या हुआ? अब सुनो क्या हुआ जी। ये जो एग्जीबिशन है ना, इसमें बहुत सारे लोग आ रहे थे एग्जीबिशन को देखने, तो ये पेंटिंग वहां पर लगी हुई थी। तो कोई इन्हीं में से एक महान पर्सन था, उसको ये पेंटिंग पसंद आ गई कि वाओ क्या पेंटिंग है। और उस भाई ने क्या किया? पेंटिंग को खरीद लिया कि भाई ये पेंटिंग तो मैं ही लेके जाऊंगा अपने घर पे, कि तू ले जा। और बोलो इसके पेंटिंग के 15 लाख लगा दिए उसने। अब मुझे ये नहीं समझ में आता इनको दिखता क्या है ऐसा पेंटिंग में। मैं तो एक फूटी कौड़ी 15 लाख, मैं 5 लाख, क्या मैं 500 रुपए नहीं दूं? मतलब लोग पेंटिंग के लाखों करोड़ रुपए दे देते हैं। अब ये देखो चोचले हैं भाई, जिनके पास पैसे हैं, पता नहीं उनको क्या दिखता है ऐसा पेंटिंग के अंदर, करोड़ों रुपए की पेंटिंग बिक जाती है। तो क्वेश्चन ये है कि भाई अब जो पसंद आ गई है पेंटिंग, तो क्या अब इसको सप्लाई मान लें या अब भी नहीं माने? अब तो मान लो सर। यस, क्यों मान लो? अरे सर अब तो हो गया ना सेल, अब तो मिल गए ना पैसे, अब तो हो गया ना इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, सारे काम तो हो गए सर। हाँ अब मान लो, अब तो मानेंगे ही मानेंगे। लेकिन जब लेकर गए थे तब थोड़ी पता था कि ऐसे बिक जाएगी, तब नहीं मानना है। अच्छा एक बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछूं आपसे, देखता हूं सही जवाब दे पाते हो या नहीं। पेंटिंग कहां रखी हुई थी?
और सेल भी कहां हुई? बोलो, ट्रांजैक्शन इंट्रा माना जाएगा या इंटर? देखता हूं क्या जवाब देते हो, इंटर या इंट्रा? मिस्टर ए पेंटिंग को लेकर दिल्ली पहुंच गया, फिर वहां उसको सजा दी और एक बंदे ने दिल्ली में उसको खरीद ली, तो ट्रांजैक्शन इज इंटर और इंट्रा है? इंटर या इंट्रा, एक बताओ। सर लग तो ऐसे रहा है कि भाई दिल्ली में है और दिल्ली में ही बेची गई है, तो सेम स्टेट का मामला है, तो वैसे तो इंट्रा होना चाहिए, लेकिन ये गई तो जयपुर से थी, तो जयपुर तो राजस्थान हो गया, तो वैसे तो इंटर भी हो सकता है। क्या करें, मतलब इंटर माने या इंट्रा माने, क्या माने? सो द राइट आंसर इज द ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड इंटर। इंटर भाई, इंटर। दो चीजों पर फोकस करो, सप्लायर कहां का है, मतलब वो कौन से राज्य में रजिस्टर है। बताओ, मिस्टर ए रजिस्टर दिल्ली में है या राजस्थान में? और सप्लाई कहां हुई है? दिल्ली में। रेसिपिएंट कहां का है वो मत सोचा करो, ये बात मैं आपको चैप्टर 3 में भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी बता रहा हूं रेसिपिएंट कहां का है उससे मतलब नहीं है, सप्लायर कहां का है उससे मतलब है, और सप्लाई उसने कहां की है उससे मतलब है। तो अगर सप्लायर की लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई ये दोनों एक ही राज्य या एक ही यूटी में है, तब तो बोला करो इंट्रा। और अगर ये दोनों चीजें अलग अलग राज्य या अलग अलग यूटी में है, तो बोला करो इंटर। तो सर हम थोड़ा सा कंफ्यूज थे, लेकिन फाइनली हमारा आंसर सही हो गया। तुक्के में क्या हो गया भाई? सही हो गया। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बताओ इंटर पर क्या लगाओगे? IGST लगेगा जी, बहुत बढ़िया जी। लेकिन ये IGST जयपुर से निकलते टाइम मत लगा दियो, ये बिल बुक साथ लेके जाएगा वहां दिल्ली में, फिर जैसे ही पसंद आएगी ये वहां बिल काट देगा IGST लगा के। तो सर एक बात बताओ, ये इसका मतलब जयपुर से जब दिल्ली लेके जाएगा तो कोई कागज ही नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं बनाएगा? ऐसे तो लोग चोरी कर सकते हैं कि भाई मैं तो एग्जीबिशन में लेकर जा रहा था। भाई ट्रक भर के सामान ले जाओ, रास्ते में GST वाले पकड़ लें तो कह दो जी मैं तो एग्जीबिशन में लेके जा रहा था। चोरी भी तो हो सकती है टैक्स की। तो दोस्तों जब मैं आपको इनवॉइस वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा? इनवॉइस। तो इनवॉइस तो खैर तभी बनेगा ना जब सप्लाई होगी, पहले तो कैसे बन जाएगा? लेकिन इनवॉइस वाले चैप्टर में पता है एक बात लिखी हुई है कि भले ही सप्लाई ना हुई हो, लेकिन अगर आप सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा रहे हो तो इसके लिए आपको बनाना पड़ता है ई वे बिल। ओहो, क्या बनाना पड़ता है? ई वे बिल। ये आपको मैं बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। ई वे बिल, ई वे बिल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो इस बात को बताता है कि गुड्स का मूवमेंट हो रहा है। सप्लाई है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, मूवमेंट कर रहा है। सरकार कहती है जी आपने सप्लाई करी है या नहीं करी है हमें मतलब नहीं है, पर हमें ये पता होना चाहिए कि आप गुड्स को जयपुर से कहां लेकर जा रहे हो? दिल्ली। और साथ में बनाना पड़ता है डिलीवरी चालान। ओहो, क्या बनाना पड़ता है? डिलीवरी चालान। सो डिलीवरी चालान का मतलब है कि आप सामान को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जा रहे हो, तो उसमें सारी डिटेल होती है, जैसे इनवाइस में होती है, वैल्यू क्या थी, कितनी क्वांटिटी लेकर जा रहे हो, ये सारा उसमें होता है। सो सरकार ने ये सब चीजें पता है क्यों बनाई है? ताकि लोग चोरी ना करें टैक्स की। हाँ, और बाद में उसका पता भी लग जाए कि क्या किया। सही बात है, वेरी गुड। पता भी लग जाए भाई ये कहां से चला था, कौन से राज्य का था, सब पता चल जाता है। तो ये मत सोचना कि मैं इस प्रोविजन का फायदा उठाऊंगा, कह दूंगा जी मैं तो ट्रक में भर के वहां ले जा रहा था, पकड़ में आऊंगा, और नहीं पकड़ में आया तो चोरी कर ही लूंगा टैक्स की। तो ऐसे नहीं कर सकते आप।
बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? आई सर, बहुत बढ़िया तरीके से आई। तो ये तो मैंने एवं ही कार्टून नेटवर्क बनाया था समझाने के लिए, इसे लिखना कहीं पर भी जरूरी नहीं था। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलो, तो ये हो जाता है हमारा पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4, तो इसमें मैंने ये लिखा है आर्ट वर्क सेंट बाई, कोई भी आर्ट वर्क हो, जरूरी नहीं पेंटिंग ही हो, विच इज सेंट बाई द आर्टिस्ट टू द गैलरी फॉर एग्जीबिशन। कोई एग्जीबिशन गैलरी में आप लेकर जा रहे हो तो इट इज नॉट अ सप्लाई, बिकॉज नो कंसिडरेशन फ्लो। बट व्हेन ओनली बायर सेलेक्ट अ पर्टिकुलर वर्क डिस्प्ले एट गैलरी, देन एक्चुअल सप्लाई टेक्स प्लेस। राइट, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो ये वाली बात थी। अब जो मैं पॉइंट नंबर 5 आपको पढ़ाने वाला हूं ना, दैट इज इन रिलेशन टू फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। एक वर्ड आता है बार बार, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। क्या मतलब है इस फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का? इसको भी मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। देखो, ये जो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वाला वर्ड है ना, इसको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। व्हाट इज द एग्जाम्पल? मिस्टर एक्स, ये कौन है जी? मिस्टर एक्स। इसका नाम क्या है? मिस्टर एक्स। इसने बाय करी कार। इट इज नॉट अ कार, इट्स अ कार। मिस्टर एक्स ने कार परचेज करी, राइट, फॉर पर्सनल यूज, घूमने फिरने के लिए, इधर उधर जाने के लिए। ऐसे बीच में से सनरूफ भी है, बाहर भी निकल जाओ, है ना, कभी मौसम अच्छा हो तो। ऐसे कार खरीदी उसने। फिर क्या है जी, थोड़े दिन कार चला ली, अब मन भर गया तो उसने अपनी पर्सनल कार किसी को बेच दी, किसी डीलर को बेच दी। कोई कार का डीलर था जो सेकंड हैंड कार में काम करता था, उसने, मिस्टर एक्स ने अपनी कार उस डीलर को बेच दी। दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, बकायदा पैसे लेके बेची है, इसको सप्लाई मानोगे या नहीं मानोगे? सोच के बताना, मैं रीजन भी पूछूंगा, हाँ या ना से काम नहीं चलेगा। मिस्टर एक्स ने अपनी कार खरीदी थी, इट इज पर्सनल कार, और उसने अपनी कार को किसी डीलर को बेच दिया 2-3-4 साल बाद। पैसे ले लिए, पैसे लिए हैं भाई। 10 लाख की कार थी नई, तो यूं मान लो जी 4 लाख 3 लाख लेकर बेच दी। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ये जो ट्रांजैक्शन अभी मिस्टर एक्स ने किया है, क्या इसको सप्लाई माना जाए या ना माना जाए? जवाब दो, माना जाए या ना माना जाए? बोलो। नहीं माना जाए, नॉट अ सप्लाई। क्यों भाई? कंसीडरेशन भी है, सेल भी हुई है, सारी बात है। बिकॉज, रीजन लिखो, बिकॉज नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। क्योंकि भाई आपका काम कार बेचना कब से हो गया? आप कोई कार बेचने का धंधा थोड़ी कर रहे हो जो उसको सप्लाई मान लेंगे। हाँ, ये डीलर अगर आगे किसी को बेचेगा तब तो सप्लाई है, क्योंकि फिर तो सारी कंडीशन पूरी हो रही है, पैसे भी आए हैं, आपने जो है बेचा भी है, सेल भी किया है, और ये सब काम आपका धंधा भी है, बिजनेस भी है। लेकिन अभी थोड़ी मान लोगे भाई, सारी कंडीशन पूरी होनी चाहिए ना। चलो पैसा आ गया, अच्छी बात है, सेल हो गई, अच्छी बात है, लेकिन इन कनेक्शन टू फर्दरेंस ऑफ बिजनेस कहां है? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये था हमारा एग्जाम्पल 1 इसके अंदर। अब एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं। राधिका, शाम की राधिका, राधिका के पास थे भाई ओल्ड बैंगल्स, मेरे हाथों में 9 चूड़ियां रे, और क्या थे जी? ईयर रिंग्स,
ईयर रिंग्स थे। बताओ ये सब क्या होते हैं? पर्सनल बिलोंगिंग्स। तो ओल्ड बैंगल्स थे, जो ईयर रिंग्स होते हैं वो थे राधिका के पास। तो राधिका जी एक दिन उन सबको सल्टाने चली गई। कहाँ चली गई? एक ज्वेलर्स है, उसका नाम है भोला ज्वेलर्स। वाओ, भोला, अरे मेरे भोला, भोला ज्वेलर्स। कहाँ ले गई उसको? भोला ज्वेलर्स के पास। और उसने क्या किया जी? अपने ओल्ड बैंगल्स हो गए, पर्सनल बिलोंगिंग्स हो गई, उसने भोला ज्वेलर्स को दे दी। मतलब एक तरह से बेच दी, पैसे ले लिए उसके। बताओ क्या ये जो सेल हुई है भोला ज्वेलर्स को, इसको सप्लाई माना जाए या ना माना जाए? जल्दी से बताओ भाई, इसको सप्लाई माना जाए या ना माना जाए? इट इज सप्लाई और नॉट? इसको हम लोग सप्लाई माने या ना माने? तो लिख दो भाई, नॉट आ सप्लाई। नॉट आ सप्लाई, ये सप्लाई नहीं है, बिकॉज नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। वही वाली बात भाई, आपका धंधा थोड़ी है ये, इसको हम इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस बोल ही नहीं सकते। सो इट इज नॉट अ सप्लाई, इट इज नॉट ए सप्लाई। ये सप्लाई नहीं है, ये सप्लाई नहीं है। बहुत बढ़िया, ये सप्लाई नहीं है। यहां तक समझ में आया आपको? तो ये हमारा 5वां पॉइंट हो गया। 6 पॉइंट पर आ जाओ। सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज एज आ वोकेशन। सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज एज अ वोकेशन इज ऑल्सो अ सप्लाई, also a supply under GST. Sale of goods or service as a vocation is also a supply under GST. जैसे एग्जाम्पल से समझो इसको, हर चीज का एग्जाम्पल ले लेते हैं ना तो बात बहुत जल्दी से समझ में आती है। एग्जाम्पल से समझो, जैसे कोई एक्टर भैया हैं, एक्टर, वो एक्टर भैया क्या करते हैं? पेंटिंग्स भी करते हैं, पेंट्स, सम पेंटिंग्स। मतलब जैसे कभी कभी तन्हा होते हैं तो ऐसे पेंटिंग्स वगैरह बनाते हैं, शौक है उनका, काम है, साथ में एक्टर भी हैं और पेंटिंग्स भी बनाते हैं। और वो उन पेंटिंग्स को क्या कर देते हैं भाई? सेल कर देते हैं। मतलब उन्होंने कोई डिग्री वगैरह नहीं ली इसकी, ऐसे ही मतलब उनका शौक है, स्किल डेवलप कर ली, पेंटिंग्स बनाते हैं और उन पेंटिंग्स को बेचते भी हैं। हो सकता है भाई रोज नहीं बेचते हो, कभी कभी बेचते हो, फ्रिक्वेंटली नहीं बेचते हो, कभी कभार, कभी भी मन किया बनाई बेची। और इतने बढ़िया हैं ये एक्टर भैया कि जो पैसा आता है कंसीडरेशन पेंटिंग बेचने से, बताओ उस कंसीडरेशन को डोनेट कर देते हैं किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को। कहते हैं जी ये पैसे मैं नहीं लूंगा। बताओ कौन करता है आज के जमाने में? नहीं तो सबको यही लगता है भाई आ रहा है तो रख लो, लेकिन उस पैसे को क्या कर देते हैं? किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेट कर देते हैं। पैसा आता है लेकिन उस पैसे को क्या कर देते हैं? डोनेट कर देते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट को। तो एक तरह से इनको तो पैसे कहां मिले, एक तरह से डोनेशन दे दिया इन्होंने तो। दोस्तों बताओ, ये जो एक्टर भैया ने पेंटिंग बेची है,
क्या ये सप्लाई है? यस और नो? क्यों? वो तो पैसे का डोनेशन दे दिए। सर इससे की फर्क पैदा है कि वो पैसे का डोनेशन देते हैं या उसको मतलब आग जलाते हैं या उस पैसे से पटाखे फोड़ते हैं, उससे क्या मतलब है? या उस पैसे को अपने बैंक में डालते हैं या डांस करते हैं या पैसे को उड़ाते हैं, वो तो उनकी इच्छा है, वो क्या करेंगे। इससे क्या मतलब है कि उन्होंने डोनेशन कर दिया या नहीं किया, डजंट मैटर। सप्लाई तो है ही, सेल किया है उन्होंने। अच्छा मान लो वो रोज नहीं करते, कभी कभी करते हैं ऐसे, तो क्यों है फिर? तो रोज थोड़ी है, धन बिजनेस थोड़ी हुआ उनका ऐसे। सर बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ी थी क्या कल क्लास में? उसमें क्या लिखवाया था कि बिजनेस होने के लिए रोज रोज होना जरूरी नहीं है। बिजनेस के लिए रेगुलरिटी या कंटिन्यूटी का होना जरूरी नहीं है। सही बात है ना? तो लिख लो, क्वालिफाई एज सप्लाई इवन दो, क्वालिफाई एज सप्लाई qualify as supply even though it is one time occurrence, even though it is one time occurrence। चाहे एक बार ही करके बेचा, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? सप्लाई तो है ही, सप्लाई तो है ही भाई, सप्लाई तो मानना ही पड़ेगा इसको। सप्लाई तो मानना ही पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी में एक और एग्जांपल, ये तो एक एग्जांपल था, एक और एग्जांपल लिख लो। सर्विस ऑफ डिपॉजिटिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, electricity bill by a club or association or society, by a club or association or society to its members, to its members treated as supply included in the definition of business, included in the definition of business। दोस्तों कोई क्लब है, कोई एसोसिएशन है, कोई सोसाइटी है, उसके बहुत सारे मेंबर्स हैं। जैसे हाउसिंग सोसाइटी होती है, मान लो जी किसी सोसाइटी में 150 मकान है या फ्लैट है, तो वहां पर एक सोसाइटी बनी हुई है। वो सोसाइटी क्या करती है कि उस क्लब के जो मेंबर हैं, उस सोसाइटी के जो मेंबर हैं, उनका बिजली का बिल, उनका जो बिजली का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, उसको जमा करा देती है। ऐसा नहीं है कि जमा अपनी जेब से कराती है, उनसे पैसे लेती है। जैसे 5000 का बिजली का बिल आया तो 5000 लेती है, लेकिन वो एक सर्विस दे रही है कि भाई हम जमा करा देंगे, तुम क्यों परेशान होते हो। और 5000 के ऊपर बल्कि 100-200 ज्यादा लेती है, क्योंकि फ्री पॉकेट में थोड़ी करेगी सोसाइटी काम। तो बताओ दोस्तों, यहां पर 5000 का बिजली का बिल था, आपसे 5200 रुपए ले लिए, तो क्या सोसाइटी अपने मेंबर्स को सर्विस दे रही है? कितने की? 5200 की या 200 रुपए की?
5,200 की थोड़ी दे रही है भाई, 5,000 तो बिजली का बिल था, तो सर्विस का चार्ज तो 200 रुपया ही हुआ, लेकिन उसे सप्लाई माना जाएगा, उसे सप्लाई माना जाएगा। तो सर्विस ऑफ डिपॉजिटिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, कोई आपके लिए पैसे जमा करा रहा है, बाई अ क्लब और एसोसिएशन और सोसाइटी टू इट्स मेंबर्स, ट्रीटेड एज सप्लाई, इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। दोस्तों इसे भी क्या माना जाएगा? बिजनेस माना जाएगा। ठीक है, राइट। ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 6। अब आ जाओ जी पॉइंट नंबर 7 पर, एनालिसिस का पॉइंट नंबर 7। ये जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है ना सेक्शन 7 में, उसके पॉइंट्स को ही हम एनालिसिस कर रहे हैं एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि हमारी सोच और बड़ी हो, हमारे सामने क्वेश्चन आए तो हम उसको इजीली सॉल्व कर पाए। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो भाई, सप्लाई बाई आ टैक्सेबल पर्सन। ये भी आया था कि जो सप्लाई होती है वो किसके द्वारा की गई हो? टैक्सेबल पर्सन के द्वारा की गई हो। ये पढ़ा था आपने उसमें कि भाई जो भी सप्लाई हुई है वो किसी टैक्सेबल पर्सन के द्वारा की गई हो, है ना? यही पढ़ा था। तो चलो भाई, सप्लाई बाई ए टैक्सेबल पर्सन का क्या मतलब है, इसको भी एक बार नोट कर लो, पूरा एनालिसिस करवा देता हूं मैं इसका आपको। सप्लाई बाई ए टैक्सेबल पर्सन, a supply to attract, a supply to attract GST, a supply to attract GST should be made by taxable person. A supply to attract GST should be made by taxable person. और लिखो, फिर समझाता हूं। रेसिपिएंट कैन बी आइदर टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल। रेसिपिएंट कैन बी आइदर टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल। इसके बाद नीचे स्टार लगा के लिखना, टैक्सेबल पर्सन इज अ पर्सन, टैक्सेबल पर्सन इज अ पर्सन हु इज registered or liable to be registered or liable to be registered under section 22 or section 24, सेक्शन 22 और सेक्शन 24। एक चीज और लिखो, इसी में स्टार लगा के लिख लेना, फिर पूरा समझाता हूं। इवन एन अनरजिस्टर्ड पर्सन who is liable to be registered, is a taxable person, liable to be registered is a taxable person Similarly, a person
Similarly, a person not liable to be registered but has taken voluntary registration and got himself registered is also a taxable person. तो भाई मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा यहां पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सप्लाई बाई ए टैक्सेबल पर्सन, आपने पढ़ा था कि सप्लाई जो होती है वो किसी टैक्सेबल पर्सन ने करी हो। सप्लाई होना अलग बात है और सप्लाई को किसने किया वो एक अलग बात है। अब सप्लाई तो टैक्सेबल पर्सन भी कर सकता है और एक नॉन टैक्सेबल पर्सन भी कर सकता है। तो अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर ये टैक्सेबल पर्सन कौन होता है। तो भाई देखो, पहले मैंने नीचे यहां पर ये देखो मैंने आपको समझाया है टैक्सेबल पर्सन कौन होता है। टैक्सेबल पर्सन वो व्यक्ति है, वो पर्सन है हु इज रजिस्टर्ड और लाइबल टू बी रजिस्टर्ड और लाइबल टू बी रजिस्टर्ड। मतलब या तो वो रजिस्टर्ड है या वो रजिस्टर होने के लिए लाइबल है। अंडर सेक्शन 22 और 24 ये दो सेक्शन है रजिस्ट्रेशन के सीजीएसटी एक्ट के अंदर, जो मैं आपको रजिस्ट्रेशन वाले टॉपिक में पढ़ाऊंगा। तो यही वो दो सेक्शन है जिनमें आपको क्या करवाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन। तो या तो किसी व्यक्ति ने पहले से इन सेक्शन के अंदर क्या करा लिया हो, रजिस्ट्रेशन, समझदार था पहले ही करा लिया। कई ऐसे महान लोग होते हैं उनको पता है कि मैं लाइबल टू बी रजिस्टर्ड हूं, लेकिन कराते नहीं है, कहते हैं जी मैं कराऊंगा ही नहीं। आप मेरे को टैक्सेबल पर्सन कैसे मानोगे, मैं कराऊंगा जब मानोगे ना। अरे महान इंसान, तू नहीं कराएगा ना तो भी मानेंगे, क्योंकि परिभाषा में ये लिखा है कि जो रजिस्टर्ड है वो भी टैक्सेबल पर्सन है और जो लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है वो भी टैक्सेबल पर्सन है। मतलब कानून वालों ने आपको फंसा दिया। मतलब आप मानो तो ठीक, नहीं मानोगे तो भी टैक्सेबल पर्सन आपको मान लिया जाएगा। अच्छा, रजिस्ट्रेशन किसको कराना है ये बात सेक्शन 22 और 24 में लिखी हुई है। तो अगर आप सेक्शन 22 और 24 में कवर होते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए, और अगर आप नहीं भी कराओगे तो भी ऐसा माना जाएगा कि यू आर टैक्सेबल पर्सन, यू आर लाइबल टू बी रजिस्टर्ड। तो टैक्सेबल पर्सन का मतलब समझ में आया। तो देखो लॉ ने क्या बोला कि सप्लाई किसने करी हो, टैक्सेबल पर्सन ने। तो सप्लाई होना अलग बात है और उसको किसने किया वो अलग बात है। अब अगर आप जीएसटी लगाना चाहते हो, तो उसके लिए सप्लाई किसके द्वारा होनी चाहिए, टैक्सेबल पर्सन के द्वारा, तभी जीएसटी अट्रैक्ट होगा, वरना जीएसटी अट्रैक्ट नहीं होगा। केवल सप्लाई हो जाने से थोड़ी जीएसटी लग जाता है। देखो आपको नीचे से चलना है, पहले गुड्स और सर्विस होनी चाहिए, फिर उस गुड्स और सर्विस की सप्लाई होनी चाहिए, फिर वो जो सप्लाई है वो किसने करी हो, टैक्सेबल पर्सन ने, तो उसके ऊपर जीएसटी अट्रैक्ट होगा, अदरवाइज जीएसटी अट्रैक्ट नहीं होगा। आज आप गली से बाहर निकलते हो, नीचे बाहर ठेले पर कोई पोहे बेच रहा है, कोई चाय बेच रहा है, तो सप्लाई तो वो भी कर ही रहे हैं, सामान बेच रहे हैं भाई, आपको पैसे ले रहे हैं इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस।
बता दो ऐसी कौन सी कंडीशन है वो पूरी नहीं कर रहे सप्लाई की? सारी कंडीशन पूरी कर रहे हैं, पर वो कब लगाते हैं जीएसटी? नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि वो सब लोग जो थड़ी ठेले पर काम कर रहे हैं, जिनका एक बहुत ही स्मॉल बिजनेस है, दे आर नॉट रजिस्टर्ड और नॉट लाइबल टू बी रजिस्टर्ड, सो दे आर नॉट टैक्सेबल पर्सन, दे आर कॉल्ड नॉन टैक्सेबल पर्सन. So if a supply is given by a non-taxable person, then GST is not liable to be attracted. GST is not attracted. तो ये जो चीज आप देखोगे ना, ये सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है आपको, खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देख लेना कि मैं रेसिपिएंट हूं, भाई मैं भी कौन सा जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं. इसलिए देखो मैंने नीचे एक बात और लिखी है, रेसिपिएंट कैन बी आइदर टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है सप्लाई करने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से. रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है या नहीं है वो कौन पूछ रहा है? भाई आप रजिस्टर नहीं हो, मुझे पता है, आप खरीद के खा जाते हो पोहे, लेकिन आपको जीएसटी देना पड़ेगा ना अगर सामने वाला टैक्सेबल पर्सन है तो ये जो चीज आप देखोगे ये सप्लायर के कंटेक्स्ट में देखना है आपको, रेसिपिएंट के कंटेक्स्ट. ऐसे तो अगर मान लो रेसिपिएंट के लिए देखने लग गए तो फिर तो कभी जीएसटी लगेगा ही नहीं आपके ऊपर, क्योंकि आप तो लाइबल टू बी रजिस्टर्ड हो ही नहीं. तो आपने मेरी बात को समझा या नहीं समझा कि अगर जीएसटी अट्रैक्ट करना चाहते हो तो सप्लाई किसके द्वारा होना चाहिए? टैक्सेबल पर्सन के द्वारा. हमारे सामने एक स्टूडेंट है, उनका क्वेरी आया है कि भाई हमारे दो बिजनेस हैं, एक बिजनेस में तो हमारा टर्नओवर लिमिट को क्रॉस कर गया और हम लाइबल टू बी रजिस्टर्ड हो गए, लेकिन दूसरा बिजनेस तो अभी नया नवेला है, छोटा है, उसका टर्नओवर इतना नहीं है, यूं मानो जी अभी स्टार्ट ही किया है, बस पौधा लगाया है अभी तो सर क्या ऐसा हो सकता है कि एक बिजनेस का तो हम रजिस्ट्रेशन ले लें और एक का ना लें? दोस्तों वैसे तो ये क्वेश्चन रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर का था, मैं वहां बताता आपको, लेकिन आपने अब पूछ ही लिया है, आपके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उसको बता ही दूं. भाई जब रजिस्ट्रेशन चैप्टर पढ़ोगे ना, वहां पता है क्या लिखा हुआ है? जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हो तो टर्नओवर का मतलब होता है एग्रीगेट टर्नओवर. टर्नओवर का मतलब क्या होता है? और रजिस्ट्रेशन किसी भी बंदे के पैन पर होता है, तो पैन नंबर तो एक ही होता है. अब अगर मेरा एक बिजनेस है चाहे मेरे 10 बिजनेस हैं, तो मेरा पैन तो एक ही होगा. और मैं जब रजिस्ट्रेशन के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट लगाऊंगा, थ्रेशोल्ड का मतलब मैंने पिछली क्लासेस में बताया था कि एक लिमिट होती है, तो वो लिमिट मैं एक एक बिजनेस के टर्नओवर का नहीं देखूंगा, एग्रीगेट देखूंगा. क्या देखूंगा? एग्रीगेट. तो अगर मैं एक बिजनेस में थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर रहा हूं तो मैं दूसरे में तो अपने आप ही मान लिया जाऊंगा कि मैं कर रहा हूं, क्योंकि अगर मेरा एक बिजनेस का टर्नओवर काफी अच्छा है तो दूसरे का चाहे 0 हो तो वो जुड़ेगा, तो उसका भी रजिस्ट्रेशन तो हो ही गया. समझ में आ रही है बात? और नीचे मैंने स्टार लगा कि क्या लिखा है? इवन एन अनरजिस्टर्ड पर्सन हु इज लाइबल टू बी रजिस्टर्ड इज ए टैक्सेबल पर्सन. सिमिलरली अ पर्सन नॉट लाइबल टू बी रजिस्टर्ड बट हैज टेकन वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन. ये लाइन तो आपको समझ में आई, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अनरजिस्टर्ड भी है लेकिन अगर वो लाइबल था तो उसको टैक्सेबल माना जाएगा, अगर उसको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी था तो उसे टैक्सेबल पर्सन माना जाएगा. ठीक है, इसके आगे मैंने क्या लिखा है? सिमिलरली अ पर्सन नॉट लाइबल टू बी रजिस्टर्ड. कोई व्यक्ति था जिसको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी नहीं था दूर दूर तक, लेकिन उसने फिर भी ले लिया कि नहीं मैं तो लूंगा, मैं तो लूंगा. हमने कहा भाई तू क्यों ले रहा है, तेरे को जरूरत ही नहीं है. कि नहीं मैं तो लूंगा. ऐसे लोगों को जब रजिस्ट्रेशन वो लेते हैं ना तो उसे कहते हैं वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन. क्या कहते हैं? हाँ, जैसे हम कई बार हमारे ऑफिस में आर्टिकल्स आते हैं ट्रेनिंग के लिए, मैं बताऊं आपको, तो अलग अलग प्रकार के आते हैं, नाना प्रकार के.
कुछ आर्टिकल्स होते हैं उन्हें हम थोड़ा सा काम देते हैं, भाई ये इतना कर लो बस तुम, वो कहते हैं नहीं मैं सर और करूंगा। हम कहते हैं यार समझ बात को, तेरे को पढ़ाई भी करनी है, घर जाना है, कि नहीं सर मैं आज ही करूंगा और ये सारे रजिस्ट्रेशन मैं ही करके जाऊंगा आज। और कई ऐसे आते हैं या तो आते ही नहीं है या आते हैं और हम उनको काम दे भी देते हैं तो उनके पास बहुत सारे बहाने होते हैं। सर आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सर आज वो हमारे कोई पुराने फ्रेंड्स आए हुए हैं तो वहां जाना है, सर वो आज घर में पूजा रखी है। अब मैं कोई देखने थोड़ी जाऊंगा कि घर में रखी है नहीं रखी है, भाई ठीक है रखी है तो जाओ। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि नहीं मेरे को रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है लेकिन मैं तो लूंगा। अब कई लोग मेरे से पूछते हैं सर जब रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है तो कोई लेता क्यों है? मतलब ऐसा क्या लालच होता है कि वॉलेंट्री ले लो? मतलब सर ये तो वो बात हो गई कि आ बैल मुझे मार। अरे जब जीएसटी वाले आपको कह ही नहीं रहे तो क्यों उनके लफड़े में पड़ रहे हो आप? मैं बताता हूं दोस्तों, किसी को मजे नहीं आते हैं, वो पता है वॉलेंट्री क्यों लेते हैं? बिकॉज माना आपने बिजनेस अभी नया शुरू किया है, आपको आप लिमिट को क्रॉस ही नहीं की, अभी आपका टर्नओवर बहुत कम है, लेकिन दोस्तों कई लोग पहले दिन से ही रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। इसके पीछे कारण क्या है मैं बताता हूं। आप जब बिजनेस करोगे तो आप जिन लोगों के साथ बिजनेस करोगे, मतलब जो आपके बायर होंगे, जो आपके रेसिपिएंट होंगे, इट मे बी पॉसिबल कि वो आपसे ये कहेंगे कि क्या आपका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है, और अगर आपने कह दिया नहीं है तो वो कहेंगे भगो यहां से, निकलो बाहर। क्योंकि उनको ऐसे बंदे से ही काम करना है जो जीएसटी में क्या हो, रजिस्टर्ड। क्योंकि जो रजिस्टर्ड बंदा होता है ना उसके साथ काम करने में अलग ही तरह का मजा आता है। कारण वो टैक्सेबल बिल बना के देता है, जीएसटी लगेगा, फिर आगे वाले को इनपुट मिलेगी। और बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, उन्होंने तो लिखी ही रखा है कि हम उन्हीं लोगों से सप्लाई लेंगे हु आर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। तो वैसे सच बताऊं ना दोस्तों, तो सरकार यही चाहती है कि हर व्यक्ति क्या करवा ले जीएसटी में रजिस्ट्रेशन। ये तो उन लोगों की मजबूरी है गवर्नमेंट की कि एक लिमिट बना दी कि भाई चलो इससे नीचे टर्नओवर है तो मत कराओ। लेकिन अगर मैं उनके दिल की इच्छा पूछूं ना सरकार की, भाई आपकी अंदर का मन इच्छा क्या है, तो पता है उनका मन क्या कहता है कि इस वायुमंडल में, इस दुनिया में जितने भी लोग बैठे हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, वो सब अपना जीएसटी में क्या करवा ले, रजिस्ट्रेशन। तो ऐसे ऐसे हथकंडे अपना रखें कि भाई कई लोगों को वैसे जरूरी नहीं है लेकिन उनको फिर भी लेना ही पड़ता है। अब बताओ भाई आपको जरूरी नहीं था पर आपने तो ले लिया, तो अब आप क्या माने जाओगे? अब आप ये थोड़ी कह सकते हो ओ मैंने तो एम ही लिया था। अरे तो लिया था तो अब बन गया तू टैक्सेबल पर्सन। तो इसीलिए मैंने लिखा है एंड गॉट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड इज ऑल्सो अ टैक्सेबल पर्सन। और अब वो अगर सप्लाई करेगा, अगर आप वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन ले लिए हो और अगर अब आप सप्लाई करोगे तो बताओ आपकी सप्लाई पर जीएसटी अट्रैक्ट होगा या नहीं होगा? होगा, होगा भाई, होगा। ये नहीं चलेगा कि मैं तो एम ही करवाया था। एम ही क्या होता है? ये एम ही नहीं चलता है वहां पर। बोलो भाई बात समझ में आई या नहीं आई? सर बात बहुत जोर से समझ में आई है। तो चलो आज क्लास को यहीं कंप्लीट कर देते हैं। थोड़ा सा आज जल्दी फ्री कर रहा हूं आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, जोश दिल में जगाते चलो और जीत के गीत गाते चलो। टाटा बाय बाय।